हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास को हम लोग फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं और आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं केमिस्ट्री का वो सारी क्वेश्चन जो आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो यह बुक जो है स्वरोजगार पब्लिकेशन का है, आप लोग जानते होंगे, रोजगार विद अंकित सर। तो यह बुक जो इसे स्पेशलिस्ट आरआरबी ग्रुप डी और आरआरबी एनटीपीसी के लिए है, क्योंकि यह बुक से पता ये चलता है क्योंकि एग्ज़ाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है और आगे किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पे नए विजिट किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक इसी तरह वीडियो पाने के लिए। आवर्त सारणी का सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व क्या होती है? तो वो फ्लोरीन होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फ्लोरीन से लेकर कि फ्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक जो होती है वह 9 होती है और इसका द्रव्यमान संख्या पूछेगा तो 19 होती है। फ्लोरीन आवर्त सारणी के 17वें समूह में रखा गया है, जो कि 17वें समूह को हम लोग हैलोजन तत्वों के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलोजन तत्वों के नाम से कौन सी समूह को जानते हैं? तो 17वां समूह को जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे ऋणात्मक जो होती है, विद्युत ऋणात्मक, वह कौन सी होती है? तो विद्युत ऋणात्मक तत्व जो होती है, सबसे ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन होती है, उसके बाद क्लोरीन होती है, उसके बाद ब्रोमीन होता है, उसके बाद आयोडीन होता है, उसके बाद एस्टेटिन होता है। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या जो है वह 118 है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। निम्न में से क्या संक्रमण तत्वों की एक विशेषता नहीं है? तो संक्रमण तत्वों की विशेषता क्या नहीं होती है? चलिए बात करते हैं। इनमें से अधिकांश का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में होती है। तो उत्प्रेरक जैसे बोलते हैं कि शरबत यानी कि पानी में जब चीनी डाल दिए तो उसको मिलाने के लिए डंडा ले लिए तो क्या करता है, उसका उत्प्रेरक बन जाता है, यानी कि उसका गतिशील तो तेज कर देता है, वो दोनों को मिक्स कर देता है और जो छाड़ी ले लेते हैं वो उसी तरह रह जाता है। तो क्या संक्रमण जो से बोल रहा है ये सभी वायु है? तो नहीं, यही बात गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ये जो संक्रमण जो होती है वह उत्प्रेरक के रूप में भी होता है। ये सभी धातु होती है और इनके क्वथनांक और गलनांक जो होती है से ऊंच होती है। ये ऊष्मा तथा विद्युत से सुचालक होते हैं। तो बात करते हैं इस प्रकार से कि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, यानी डी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी तत्व आता है उसे हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं। अब बात यहाँ पे बात ये उठता है, संक्रमण तत्व जो होती है वो धनायन बनाने की क्षमता रखते हैं। ये ऊष्मा तथा विद्युत के सुचालक होते हैं। तो संक्रमण तत्व ऊष्मा तथा विद्युत का क्या होता है? तो सुचालक होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि और 8वें समूह में रखी गई नोबेल गैस का नाम बताएं। तो वह है आर्गन। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी के तीसरी अवधि में और 18वां समूह में किसे रखा गया है? तो आर्गन को रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे बात करते हैं आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होती है वह होती है 18, लेकिन द्रव्यमान संख्या जो होती है वो होती है 40। यह वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे अधिक मात्रा में क्या पाई जाती है? तो आर्गन पाई जाती है। आप लोग ध्यान दीजिएगा।
आर्गन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो आर्गन का जो प्रयोग किया जाता है वो बल्ब में किया जाता है। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है और लिथियम का 3 होता है, सोडियम का 11 होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं बोरोन का 5 होता है, बोरोलियम का 4 होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि लिथियम जो से कैसा है, एक रासायनिक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होती है? क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकृति की सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो प्रकृति की सबसे हल्की धातु जो है वह कौन है? तो वह लिथियम है। सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ कौन सा है? तो वह लिथियम है। क्वेश्चन इस टाइप से एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर देखते हैं। ठीक इसी तरह से सारी क्वेश्चन जो से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग जरूर देखिएगा। आवर्त सारणी पर मौजूद पहला तत्व कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन जो होती है वो पहला तत्व होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। हाइड्रोजन जो होती है आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। इसे वर्ग 1 में रखा गया है। जो एस ब्लॉक का सदस्य है पूछेगा हाइड्रोजन को किस वर्ग में रखा गया है? तो वर्ग 1 में रखा गया है, यानी कि पहला वर्ग में रखा गया है। किसका सदस्य है? तो एस ब्लॉक का सदस्य है। इसका जो डिनोट करते हैं प्रतीक जो होता है सो हाइड्रोजन होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी हाइड्रोजन होता है। लेकिन कुछ परिस्थितियों में हाइड्रोजन की समानता जो है हेलोजन के साथ होने के कारण, इसका जो समानता जो होती है हाइड्रोजन का वो हेलोजन के समानता के होने के कारण इन तत्वों के साथ वर्ग 17 में भी रखा गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाइड्रोजन को ग्रुप ए में तो रखा गया है, लेकिन हैलोजन की समानता के कारण इसे कहाँ रखा गया है? 17 में भी रखा गया है। अब बात करते हैं मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन थे? तो मूल तत्वों की, ठीक है, आवर्त सारणी को पहले सजाने वाला पहला वैज्ञानिक कौन था? तो आवर्त सारणी को जो सजाया था वह मेंडलीफ ने सजाया था। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इसका सही हो जाएगा, क्योंकि आवर्त सारणी को किसने बनाया था? तो मेंडलीफ ने बनाया था। अब देखते हैं हेनरी मोसले ने क्या किया था। तो मेंडलीफ एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? तो रूस के वैज्ञानिक थे। इन्होंने तत्वों को आवर्त सारणी में वर्गीकृत किया गया था। हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो हेनरी मोसले ने किया था। रॉबर्ट बॉयल ने किया था? तो गैसीय नियम की खोज किया था। तो गैसीय नियम की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट बॉयल ने किया था। अब देखते हैं कैलिफोर्नियम। तो कैलिफोर्नियम जो है डैश समूह का सदस्य है। तो कैलिफोर्नियम जो है सो एक्टिनाइड समूह का सदस्य है। अब हम लोग बात करते हैं कैलिफोर्नियम जो होती है, कैलिफोर्नियम एक्टिनाइड समूह का सदस्य है। इसका रासायनिक चिन्ह जो होती है वह CF होती है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलिफोर्नियम का परमाणु क्रमांक जो होती है वह कितना होती है? तो वह 98 होती है। ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो 2 होता है। अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन जो होती है वह किस ब्लॉक का तत्व है? तो ब्लॉक P का तत्व है। इसकी खोज किसने किया था? तो इसकी खोज सर्वप्रथम स्वीडन के वैज्ञानिक CW सीले ने की थी। अब इसका द्रव्यमान संख्या जो होती है इसे 16 होती है और परमाणु क्रमांक जो होती है यानी परमाणु संख्या जो होती है इसे 8 होती है। ऑक्सीजन के अणुओं में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। ऑक्सीजन के लिए 3 समस्थानिक होता है, जैसे के लिए हाइड्रोजन का भी 3 समस्थानिक होता था, इस तरह से ऑक्सीजन का भी 3 समस्थानिक होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न करता है। सभी अम्ल धातुओं के, जितना भी अम्ल धातु है उसके साथ
क्या अभिक्रिया करती है जो गैस उत्पन्न होती है? तो हाइड्रोजन जो है सभी अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके गैस उत्पन्न करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं तो क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है कि हाइड्रोजन जब अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करते हैं तो क्या चीज़ का निर्माण करते हैं? तब गैस का निर्माण करता है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए देखते हैं। जिस प्रकार से देख सकते हैं कि क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ आपको सॉल्यूशन देखना जरूरी है। क्वेश्चन यहीं से पूछने वाला है। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस यहाँ पे क्या किए थे? हम लोग सही डिस्कस किए थे कि सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सा गैस का निर्माण करता है? तो जब सभी अम्ल यानी कोई सा भी अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तब गैस का निर्माण होती है। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कौन सा गैस का निर्माण होती है? तो हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार से अब देखते हैं हाइड्रोजन जो है वह कौन सा ब्लॉक का तत्व है? एस ब्लॉक का तत्व है। इसका परमाणु द्रव्यमान जो होती है 1.008 होती है और परमाणु क्रमांक 1 होती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। फास्फोरस की प्रामाणिकता कितना होती है? तो सबसे पहले फास्फोरस के बारे में बात करते हैं कि फास्फोरस जो है वह यानी कि समूह वर्ग नंबर जो है वह कितना में है? 5वां में। फास्फोरस का वर्ग जो है सो 15वां है। वर्ग 15 में फास्फोरस का स्थान हाइड्रोजन के ठीक नीचे है। यह अधिकतम क्रियाशील होने के कारण स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है। तो इसका मुख्य आयस्क जो होती है फास्फोराइट जैसे कि आप देख सकते हैं कैल्शियम फास्फोराइट। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक जो होती है 15 होती है तथा परमाणु भार लगभग 31 होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि फास्फोरस की परमाणुविकता कितनी होती है? तो 4 होती है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल रहा है। फास्फोरस जो होती है वर्ग 15 में रखा गया है और फास्फोरस का स्थान जो है नाइट्रोजन के ठीक नीचे है। ब्लीचिंग पाउडर को इनमें से किस प्रकार निरूपित किया जाता है? तो आप इस प्रकार से फॉर्मूला जो देख रहे हैं सो सभी फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला ही पूछा जाता है। जैसे कि अभी हम जानते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला जो होती है सो CaOCl2। ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होती है। तो हम लोग कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड को किस नाम से जानते हैं? तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaOCl2। ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है CaCl2। ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है CaOH2 होती है। ठीक इसी प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होती है तो CaCO3 होती है। ये इसका फॉर्मूला होती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। देखते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में क्लोरीन गैस प्रभावित करने पर विरंजक चूर्ण प्राप्त होती है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के घोल में जब क्लोरीन गैस को प्रभावित करते हैं तो कौन सा चूर्ण उत्पन्न होता है? तो विरंजक चूर्ण उत्पन्न होता है और विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला जो होती है सो CaOCl2 होती है। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, फॉर्मूला भी डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में करते हैं? तो क्लोरीन गैस का उपयोग जो हम लोग करते हैं सो ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में करते हैं। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र जो होती है सो CaOCl2 होती है, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे। रासायनिक नाम एवं ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र ये होती है एवं रासायनिक नाम
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है। इसका निर्माण जो होती है शुष्क बुझे, यानी कि इसके निर्माण के लिए शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया करती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है? तो वह अधातु है ब्रोमीन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिला है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जैसा कि अगला क्वेश्चन है, ब्रोमीन जो से क्या है, एक द्रव अधातु है। ठीक है, द्रव अधातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में बदल जाती है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें जो दिया गया है सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ब्रोमीन का परमाणु भार जो होती है, क्रमांक जो होती है, वह ब्रोमीन का परमाणु संख्या होती है 35 होती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्रोमीन की परमाणु क्रमांक का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो 35 होती है। परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होती है? तो 79 होती है। अब हम लोग समझेंगे कि ब्रोमीन का यूज क्या है, यानी कि इसका उपयोग क्या है। तो ब्रोमीन का उपयोग आंसू लाने वाली गैस में करते हैं। ठीक है, आंसू लाने वाली गैस में करते हैं ब्रोमीन का उपयोग। और विषैली गैसों को बनाने में ब्रोमीन गैस का उपयोग करते हैं। फोटोग्राफी में प्रयुक्त होने वाली सिल्वर ब्रोमाइड में करते हैं। तो पूछेगा कि फोटोग्राफी में क्या पाया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड पाई जाती है। और सिल्वर ब्रोमाइड बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो ब्रोमीन को प्रयोग करते हैं। आंसू लाने वाले गैस में क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो ब्रोमीन का प्रयोग करते हैं। इनमें से कौन सी आदर्श गैस नहीं है? तो आदर्श गैस नहीं है, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियोन हो गया। ब्रोमीन जो से एक आदर्श गैस नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि निष्क्रिय गैस जो नोबल गैस है उसके तहत है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। ये कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6। ये तो सारी क्या है, यानी कि यह जो है सो नोबेल गैस है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे दूसरा आप पूछा है कि नोबेल गैस नहीं है, तो डायरेक्ट आप टिक लगा दीजिए। हीलियम जो है सो क्या है? क्वेश्चन पूछता है हीलियम से। अभी हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन आपको यहीं से पूछेगा, यानी कि एग्जाम को जो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन से पूछेगा। हीलियम जो है सो एक हीलियम यह एक हल्की और अज्वलनशील गैस है, यानी कि अज्वलनशील गैस है। ठीक है, हीलियम जो है सो एक हल्की मतलब जलने वाला जो होती है, यह ज्वलनशील गैस है। इसका उपयोग जो होती है वायुयान के टायरों में भरने में किया जाता है। तो इसका उपयोग वायुयान के टायरों में भरने के लिए किया जाता है। तो वायुयान के टायरों में किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसका नियोन जो ऐसे क्या है? इसका उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है। तो विद्युत बल्ब में जो होती है उसमें नियोन गैस का प्रयोग किया जाता है। और हीलियम गैस जो होती है सो सबसे हल्की होती है, या जलने वाली, यानी कि या ज्वलनशील गैस होती है, या ज्वलनशील गैस होती है। इसका उपयोग जो होती है सो वायुयान के जो टायर में होती है हवा भरने में, उसके में प्रयोग किया जाता है। नियोन गैस जो होती है विद्युत बल्ब में किया जाता है, चमकने वाली विज्ञापनों में किया जाता है। और आर्गन जो होती है प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो प्रकृति में वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वह हमारी आर्गन है। निम्नलिखित में से कौन तत्व बहुपरमाणुक है, यानी उसका कई सारा परमाणु है? तो वह सल्फर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। किसी तत्व के वे अणु जिनमें परमाणु की संख्या 4 से अधिक हो। ठीक है, किसी तत्व के वे अणु जिसमें परमाणु की संख्या 4 से अधिक हो,
तो वह बहुपरमाणुक अणु कहलाते हैं। जैसे कि सल्फर हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सारे क्या हो गया, बहुपरमाणिक। अब हम लोग आगे बात करते हैं। सल्फर जो होती है ऑक्सीजन परिवार का तत्व है। सल्फर जो है वह ऑक्सीजन परिवार का तत्व है, जिसका परमाणु क्रमांक जो होती है यानी कि 16 होती है, और परमाणु भार जो होती है वह 32 होता है। अब हम लोग बात करते हैं, यह प्रकृति में मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। सल्फर जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था तथा दोनों अवस्था में पाया जाता है। इसका उपयोग जीवाणु व कीटाणुनाशक तथा माचिस, गन पाउडर, रंगों तथा पटाखों का निर्माण में किया जाता है। तो सल्फर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? जैसे कि जीवाणु एवं कीटनाशक में किया जाता है, माचिस में किया जाता है, गन पाउडर में किया जाता है, रंग तथा पटाखों के निर्माण में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि सल्फर का उपयोग जीवाणु एवं कीटाणुनाशक में किया जाता है, माचिस में भी किया जाता है, गन पाउडर में भी किया जाता है, पटाखों के निर्माण में भी सल्फर का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कार्बन डैश, इसमें से दिया गया है डैश कार्बन का एक अपरूप नहीं है। तो हीरा जो है वह कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है, बकमिस्टर फ्लोरीन जो है वह कार्बन का अपरूप है, बल्कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह इसका अपरूप नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाता है। समझिएगा कार्बन के बारे में। कार्बन का प्रतीक जो होती है सो सी होती है। कार्बन का परमाणु संख्या जो होती है सो 6 होती है, और परमाणु द्रव्यमान जो होती है सो 12 होती है। कार्बन को किस आवर्त सारणी के कौन सा समूह में रखा गया है? तो 14वां समूह में रखा गया है। इसे एक सार्वभौमिक तत्व भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सार्वभौमिक तत्व किसे माना जाता है? तो कार्बन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर कार्बन के साथ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। कार्बन के अपरूप क्या क्या होती है? हीरा होती है, ग्रेफाइट होती है, चारकोल होती है, कोयला होती है, कॉक, ये सब क्या है? कार्बन का अपरूप है। कार्बन का जैसे हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक था, ऑक्सीजन का 3 समस्थानिक है, इस प्रकार से कार्बन का भी 3 समस्थानिक है, जिनमें से कार्बन 6 जो है यानी कार्बन की परमाणु संख्या जो कितना होती है? सो 6 होती है, यानी कि 6 होती है, और परमाणु द्रव्यमान जैसे यहाँ पे बैठाया गया है 12, 13, 14। तो ये कार्बन के 3 समस्थानिक होती है। तो 14 वाला जो होती है रेडियो सक्रियता समस्थानिक होती है। अब पूछेगा शुष्क बर्फ क्या है? तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिएगा पूछा गया है और यह पूछ सकता है। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो अब आगे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि शुष्क बर्फ जो होती है अपने ठोस रूप से सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है। शुष्क बर्फ जो होती है वह क्या होती है? तो ठोस रूप से सीधे गैस रूप में परिवर्तित हो जाती है, मतलब द्रव में परिवर्तित नहीं होती है। और शुष्क बर्फ जो होती है इसका तापमान जो होती है वो कितना होती है? 109.3 फ़ारेनहाइट होती है, और -78.5 डिग्री सेल्सियस पर अत्यंत ठंडा रहती है। धवन सोडा का सही सूत्र क्या है? तो हम लोग बात किए थे कि सोडियम कार्बोनाइट जो होती है धवन सोडा का सही सूत्र होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? देखिएगा, Na2CO3 उसके बाद 10H2O, ये जो होती है सो धवन सोडा का रासायनिक सूत्र होती है। तो कौन सा ऑप्शन में देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। इसे हम लोग बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। अब थोड़ा हम लोग सोडियम कार्बोनेट के बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कस करते हैं कि धवन सोडा का जो दूसरा नाम है सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, इसे हम लोग वॉशिंग सोडा या धवन सोडा वाला भी कहा जाता है। इसका उपयोग किस में करते हैं? जल का खारापन दूर करने में इसका प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में
साबुन तथा कागज़ के उत्पादन में तथा जल की अस्थायी कठोरता दूर करने में किसका प्रयोग करते हैं? तो सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करते हैं, यानी कि धोवन सोडा का प्रयोग करते हैं। पेट्रोलियम को शुद्ध करने में, साबुन तथा कागज़ के उत्पादन में, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने में सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के गर्म होने पर निम्न गैसों में से कौन सी गैस छूटती है? अब ध्यान दीजिएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कौन सा गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। जब हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो से निकलती है। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा डिटेल में कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम लोग गर्म करते हैं तब वह किस में विघटित हो जाता है? तो सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है। ठीक है, किस में टूट जाता है? सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है? यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग नहीं है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग किस में नहीं करते हैं? देखिए, डिटर्जेंट बनाने में करते हैं, बिल्कुल सही। डिटर्जेंट मतलब वो साबुन वगैरह, ठीक है। मिष्टान बनाने में नहीं करते हैं, कागज़ बनाने में करते हैं, धातु के डीग्रीसिंग में करते हैं। मिष्टान मतलब मिठाई में नहीं करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा कहते हैं, बिल्कुल सही। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं। अब बात ये आती है कि कास्टिक सोडा और हम लोग दाहक सोडा भी कहते हैं। इसका उपयोग जो होती है पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किया जाता है, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिप्सम किस तापमान पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तित हो जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, जिप्सम 373 केल्विन के तापमान पर, यानी कि तापमान का ताप का सही मात्रा क्या होता है? केल्विन। तो 373 केल्विन पर जिप्सम जो होती है वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में परिवर्तन हो जाती है। तो जिप्सम को जब गर्म करते हैं 373 डिग्री तापमान पर तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में कन्वर्ट हो जाते हैं। और देख सकते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो होती है CaS4 हाफ H2O होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। और जिप्सम का फॉर्मूला ये होती है CaSO4 2H2U। तो जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं 373 केल्विन पर जब हम लोग जिप्सम को गर्म करते हैं तब प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? तो वह कौन सा गैस है जो चूने की पानी को दूधिया बना देती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वह चूने की पानी को दूधिया बना देती है। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है दूधिया का फॉर्मूला, ठीक है। जब चूने के पानी को कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घोल बन जाता है, या चूने के पानी के साथ मिलाकर एक सफ़ेद ठोस कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होती है सो CaCO3 होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनता है जिसके परिणाम स्वरूप चूने का पानी दूधिया हो जाती है। तो पूछेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम डाइऑक्साइड गैस के साथ जब कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की गैस के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है तब
जैसे कि अब बात कर सकते हैं कि ये क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिलाया जाता है तब कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला जो होती है ये होती है, तो इसे हम लोग बोलते हैं दूधिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो पूछेगा कि दूधिया यानी कि क्वेश्चन पूछेगा जिसके परिणाम सब लोग चूने का पानी दूधिया हो जाती है, तो दूधिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। तो ऐसा कौन सा धातु है जो ठंडे या गर्म पानी के साथ अभिक्रिया नहीं करती है, तो वह एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक जो होती है 13 होती है और द्रव्यमान जो होती है 27 होती है। यह आवर्त सारणी के 13वां समूह में रखा गया है और तीसरे आवर्त तथा पी ब्लॉक का तत्व है। यह कैसा है, एक मुलायम एवं तन धातु है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण जो हुआ है वो एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः बॉक्साइट आयस्क से विद्युत अपघटन विधि के द्वारा हुआ है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एल्युमिनियम का आयस्क जो है किससे हुआ है, तो बॉक्साइट ऑक्साइड से किसके द्वारा हुआ है, तो विद्युत अपघटन विधि के द्वारा हुआ है। एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक मोटी परत चढ़ाई जाती है। इसकी निर्माण को क्या कहते हैं, तो इसकी निर्माण को हम लोग कहते हैं एनोडीकरण कहते हैं। ठीक है, तो एल्युमिनियम को जंग से बचाने के लिए इसकी सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है जिसे हम लोग एनोडीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है, तो चांदी। चांदी एक ऐसी धातु है जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया नहीं करती है। सिल्वर चांदी जिसे हम लोग बोलते हैं, इंग्लिश में सिल्वर बोलते हैं, हिंदी में चांदी बोलते हैं। चांदी जो है आवर्त सारणी के 5वीं आवर्त में और उपवर्ग ये में रखा गया है। परमाणु संख्या जो होती है इसका 47 होती है और परमाणु भार जो है 107.867 होती है। इसे हम लोग Ag से डिनोट करते हैं सिल्वर को। इसका मुख्य आयस्क जो होती है सो अर्जेंटाइट होती है। अर्जेंटाइट जो होती है Ag2S, यह एक चमकीली सफ़ेद धातु होती है। यह अत्यधिक लचीली एवं आघातवर्धनीय मतलब खींचा जा सकता है तन होती है। ऊष्मा व विद्युत की सर्वोत्तम चालक होती है। तो विद्युत का जो सर्वोत्तम चालक जो होती है सो कौन होती है, तो चांदी होती है। अब हम लोग बात करते हैं आगे की ओर। निम्नलिखित में से किस धातु के यौगिकों का उपयोग सफ़ेद श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है। तो किस धातु का उपयोग सफ़ेद श्याम फोटोग्राफी में किया जाता है, तो चांदी यानी कि Ag सिल्वर का किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा सफ़ेद श्याम फोटोग्राफी में। तो चांदी, सोना और प्लेटिनम ये क्या है, ये सभी नोबेल धातु होती है। ठीक है, पूछेगा कि नोबेल धातु कौन कौन सी है, तो चांदी हो गया, सोना हो गया, प्लेटिनम हो गया। जो उच्च तापमान पर भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है। तो उच्च तापमान पर ऑक्सीजन से अभिक्रिया नहीं करती है, कौन नहीं करता है, चांदी, सोना और प्लेटिनम। चांदी का उपयोग आभूषण एवं सिक्के बनाने में किया जाता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो आती है, ब्लैक एवं वाइट फोटोग्राफी पर सुग्राही पायोस तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है, किस में, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में। अब देखते हैं निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है। तो सोना को ओरम कहा जाता है, इसे ये यू से डिनोट करते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ओरम जो होती है सो सोना का लैटिन नाम है।
तो आप देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है उसका लेटिन नाम से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखते हैं सोना का जो परमाणु क्रमांक होती है, परमाणु संख्या जो होती है वह कितना होती है, तो 79 होती है। और द्रव्यमान पूछेगा तो 196.96 होती है। यह जो से धातु मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। सोना जो है धातु मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। इसका प्रमुख अयस्क जो होती है सो कैल्वेराइट व सिल्वेनाइट होती है। तो पूछेगा कि सोना का जो अयस्क जो होती है क्या होती है, कैल्वेराइट होती है और सिल्वेनाइट होती है। इसका गलांक जो होती है सोना का सो 1063 डिग्री सेल्सियस इसका गलांक होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि सोना का उपयोग जो होती है कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो आभूषण बनाने में किया जाता है, सिक्के बनाने में किया जाता है, विद्युत लेपन में, विद्युत लेपन आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, सोना का। सोना निम्न में से किस में घुलनशील है, तो सोना एक्वा रेजिया में घुलनशील होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सोना जो होती है एक्वा रेजिया जिसे बोलते हैं अमलराज, अमलराज जो होती है सो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है HCl, ठीक है। इसका 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है और 1 भाग जो होती है नाइट्रिक अम्ल होती है। तो नाइट्रिक अम्ल का फॉर्मूला जो होती है HNO3, ये इसका नाइट्रिक अम्ल है, ये इसकी फॉर्मूला होती है। इसका अनुपात इस प्रकार से होती है। यह बहुत अधिक संरक्षक है जो गोल्ड और प्लेटिनियम जैसी धातुओं को भी गला देता है। तो एक्वा रेजिया जो है अमलराज जो है एक बहुत अधिक संरक्षक होती है जो गोल्ड और प्लेटिनियम जैसा धातुओं को भी यह गला देती है। अब देखते हैं सिल्वर प्लस और क्लोरीन, सिल्वर पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव के संयुक्त होने पर बनने वाला यौगिक का नाम क्या होगा, तो सिल्वर क्लोराइड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। आगे की ओर हम लोग देखते हैं कि जब सिल्वर नेगेटिव, जब सिल्वर पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव अभिक्रिया करती है तो सिल्वर क्लोराइड का निर्माण करती है। सिल्वर क्लोराइड को, जैसे सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। इसका उपयोग फोटोग्राफी कांच बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो फोटोक्रेमेटिक इसका उपयोग जो होती है फोटोक्रेमेटिक कांच बनाने में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोक्रेमेटिक कांच बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो जल शोधन के लिए एलम का प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिलता है। एलम क्या होती है, तो फिटकरी को हम लोग एलम के नाम से जानते हैं। इसका रासायनिक सूत्र जो होती है पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट होती है, K2SO4 होती है। L2 इसका जो फॉर्मूला जो होती है फिटकरी का, ये फॉर्मूला होती है, आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। इसका उपयोग जो होती है जैसे कि रक्त अस्कंदन यानी खून, ब्लड वगैरह जब कहीं पे शरीर में चोट घाट लगता है तो उससे ये जमाने में काम करती है, यानी कि उसके ऊपर घसीटते हैं तो रोकने में कार्य करता है। कागज़ एवं चमड़ा उद्योग तथा जल के शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला जो होती है इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट इसका रासायनिक नाम होती है। इसका उपयोग जो होता है औषधि के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने में किया जाता है, यानी कि इसका दवा के रूप में यदि बात करेंगे तो अम्लता को पेट की अम्लता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। अगला जो है
टार्टरिक एसिड जो है यह क्या करती है? तो टार्टरिक एसिड जो है यह मुख्यतः खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे कि इमली हो गया और अंगूर हो गया। इसमें क्या पाई जाती है? टार्टरिक एसिड पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किसे पीटकर पतली चादरें बनाई जा सकती है? तो लोहा को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। लोहा जो से क्या है? तो लोहा जो से एक प्रकार की संक्रमण धातु है। लोहे का जो शुद्धतम रूप जो होती है वह पीटवान लोहा होती है। क्वेश्चन पूछेगा कि लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या है? तो वह पीटवान लोहा है। लोहे साधारण ताप पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। लोहा साधारण ताप पर यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर शुष्क हवा से कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। आर्द्र हवा के संपर्क में आने पर इस पर जंग लगता है। तो जब आर्द्र हवा होती है, आर्द्र हवा यानी कि हवा जब इसके संपर्क में आती है तब जंग लग जाता है। तो जंग लगने के बाद जो लोहे से बनी वस्तुओं का नुकसान पहुंचाती है। लोहे पर लगने वाली जंग का रंग जो होती है सो कैसा होती है? लाल और भूरा होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोहे पर जो जंग लगती है उसका रंग कैसा होती है? तो लाल और भूरा होती है। और लोहे पर जब जंग लग जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या यानी लोहे पर जंग लगने के बाद क्या निर्माण होती है? तो फेरिक ऑक्साइड का निर्माण होती है, Fe2O3। इसे हम लोग फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होती है? तो ध्यान दीजिएगा, जब मैग्नीशियम रिबन को हवा में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। मैग्नीशियम का निष्कर्ष मुख्यतः जैसे बोलते हैं कार्नेलाइट आयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण जो किया जाता है कहाँ से किया जाता है? कार्नेलाइट आयस्क से किया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनेट यह जो है मैग्नीशियम कार्बोनेट यह मैग्नेसाइट एवं डोलोमाइट का रूप में प्रकृति में पाया जाता है। मैग्नीशियम कार्बोनाइट जो है वह मैग्नेसाइट या डोलोमाइट के रूप में प्रकृति में पाया जाता है। पारा का सामान्य नाम क्या होती है? तो पारा का जो सामान्य नाम जो होती है सो क्विक सिल्वर होती है, यानी कि इसे मरकरी को पारा का जो डिनोट करते हैं इसे Hg मरकरी, ठीक है। और इसका सामान्य नाम जो होती है वह क्विक सिल्वर होती है। तो पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। पारा को क्विक सिल्वर भी कहते हैं। इसका परमाणु संख्या जो होती है सो 80 होती है और द्रव्यमान इसका होती है 200.59 होती है, यानी कि 59 होती है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कभी भी दशमलव के बाद 59 नहीं बोला जाएगा, 5 और 9 बोला जाएगा। तथा इसका गलांक जो होती है, गलांक और अपेक्षिक घनत्व क्रमशः पारा का गलांक जो होती है सो 234 केल्विन होता है और घनत्व जो से 13.6 होता है। अब हम लोग बात करेंगे कि पारा का 4.2 केल्विन ताप पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पारा का कौन से तापमान पर प्रतिरोध शून्य हो जाता है? तो 4.2 केल्विन ताप पर इसका प्रतिरोध जो होती है शून्य हो जाती है। इसका उपयोग अमलगम बनाने में किया जाता है, विष एवं औषधि बनाने में किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण जैसे कि थर्मामीटर, बैरोमीटर आंत्र में थर्मामीटर और बैरोमीटर आंत्र बनाने के लिए पारा का प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं गैल्वेनीकरण जंग से बचाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है। गैल्वेनीकरण जो है जंग से बचाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर डैश की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो गैल्वेनीकरण जंग से बचाने के लिए गैल्वेनीकरण क्या है? यह एक प्रक्रिया है, किसी भी वस्तु को जंग से बचाने का प्रक्रिया, जिनमें से स्टील और लोहे पर जिंक की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। जिंक जो होती है वह चतुर्थ आवर्त में आती है, जिसका परमाणु क्रमांक जो होती है 30 होती है।
प्रकृति में केवल संयुक्त अवस्था में पाया जाता है, प्रायः कार्बोनाइट व ऑक्साइड के रूप में। तो कार्बोनाइट व ऑक्साइड के रूप में कौन पाया जाता है? जिंक पाया जाता है। इसके मुख्य आयस्क जो होती है सो जिंक ब्लेंड व केलेमाइन होती है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन की ओर देखने से पहले मैं देख लेता हूं कि जिंक के बारे में जल ओजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होती है वह क्या होती है? तो जल ओजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होती है, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र जो होती है, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए पर कि CuSO4 5H2 जो होती है वह कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र होती है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा के नाम से जानते हैं या नीला कशिश भी कहते हैं। यह नीले रंग का क्रिस्टल ठोस होती है। इसका उपयोग रंग बनाने में किया जाता है, जैसे कि कॉपर को शुद्धिकरण विद्युत सेलों व विद्युत लेपस इत्यादि में किया जाता है। निर्जल कॉपर सल्फेट का उपयोग जो होती है सो जल परीक्षण में किया जाता है। टंगस्टन का गलांक जो होती है सो 3380 डिग्री सेल्सियस होती है। अब बात करते हैं इसका प्रतीक जो होती है वह W होती है और टंगस्टन का परमाणु क्रमांक जो होती है वह 74 होती है। आवर्त सारणी के छठे समूह का तत्व है। टंगस्टन का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो बल्ब का फिलामेंट बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो एंथ्रासाइड कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होती है वह सबसे अधिक होती है। अब हम लोग बात करते हैं कार्बन जो होती है वह कार्बन की परमाणु भार जो होती है, यानी परमाणु भार जो होती है वह 12.01 होता है और परमाणु क्रमांक जो होती है वह 6 होती है। कार्बन जो से कौन सा वर्ग में है? तो 14वें वर्ग में है। कार्बन का हम लोग देखते हैं कि प्रकृति के अवस्था में कार्बन हीरा ग्रेफाइट व कोयला के रूप में पाया जाता है। प्रकृति के मुक्त अवस्था में कार्बन पाया जाता है, लेकिन हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया और कोयला के रूप में पाया जाता है। एंथ्रेसाइट्स कोयला, ये जो इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है वह सबसे अधिक होती है, यानी कि 80 से 95% होती है। इसलिए कोयला का उत्तम श्रेणी का नाम दिया गया है। बिटुमिनस कोयला जो होती है कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है या द्वितीय श्रेणी का कोयला होती है। लिग्नाइट कोयला जो होती है कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है या तृतीय श्रेणी का कोयला होती है और इसका रंग जो होती है सो भूरे रंग का होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि भूरे रंग का कोयला कौन होती है? तो लिग्नाइट कोयला होती है। पीट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा जो होती है सो 40% होती है। किस तत्व के आधात्विक गुण होते हैं? कौन सा तत्व के आधात्विक गुण होते हैं? तो चलिए बात करते हैं कि क्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसका गुण जो होती है यह धात्विक होती है। क्लोरीन हरे पीले रंग की एकदम घोंटू गंध वाली गैस है। ठीक है, गंध वाली गैस कौन सी है? क्लोरीन गैस है। इसकी खोज कौन किया था? तो सीले ने किया था। कब किया था? तो 1774 में किया था। क्लोरीन में अधात्विक गुण पाया जाता है। लेड यानी कि सीसा, ठीक है, लेड जो होती है इसका प्रतीक क्या है? तो Pb है। सीसा का प्रतीक क्या है? Pb है। अब हम लोग बात करते हैं कि रासायनिक सूत्र, जैसे कि सीसा का Pb हो गया, मैग्नीज का Mn हो गया, आयरन लोहा का Fe हो गया, जिंक का Zn यानी कि जस्ता हो गया। इसका सब पूछा जाता है, क्वेश्चन में प्रतीक में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आकीरीय गैस को आवर्त 5 में रखा गया है? तो जिनोन को। जिनोन एक आकीरीय गैस है जिसे आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में रखा गया है।
तो जिनोन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन नोबेल गैस है। क्वेश्चन पूछेगा कि जिनोन क्या है, तो एक रंगहीन है, इसका रंग भी नहीं है, गंधहीन है और स्वादहीन है। ना तो इसमें स्वाद होता है, ना तो यह गंध देती है। तो जिनोन जो है सो एक प्रकार से नोबेल गैस है। इसका परमाणु क्रमांक जो होती है सो 54 होती है। यह आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में रखा गया है। यह सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन है, तो जिनोन है। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कुछ इस प्रकार से होता है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।